Hello friends, in this particular revision lecture we'll be recording your revision for time of supply chapter. So time of supply में basically हमारे inter syllabus के लिए दो sections relevant है, that is your section 12, section 13. Section 12 of CGST Act talks about time of supply in case of goods, ठीक है? And section 13 जो है वो बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू योर सर्विसेज. पहले तो हमको ये समझना है सर टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है. सो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि इससे लिंक्ड है आपकी लाइबिलिटी टू पे जीएसटी कब अराइज होगी. तो देखो आप जब भी कुछ सप्लाई करते हो तो उसमें बहुत सारी डेट्स इन्वॉल्व होगी. जैसे आपने डेट ऑफ डिलीवरी होगी, ठीक है. एक मिनट, सो आई ओपन अ शीट. हाँ जी, तो डेट ऑफ डिलीवरी होगी, डेट ऑफ ऑर्डर होगा, डेट ऑफ इनवॉइस होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा. ऐसे अलग अलग डेट्स होंगे, राइट. तो इन दैट केस अब क्वेश्चन अराइज होता था कि हम कब मान ले कि हमने इनको सप्लाई कर दिया है, कब माना जाए कि वी हैव मेड अ सप्लाई, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया समझो मई महीने में, ठीक है. डेट ऑफ ऑर्डर जो था मेरा मिला मुझे इन केस लेट्स से अप्रैल में, इनवॉइस मैंने बनाया जून में, पेमेंट मुझे आई समझो एडवांस में आ गई थी, तो लेट्स से पेमेंट मुझे अप्रैल में ही मिल गई ऑर्डर के साथ ही. तो यहाँ पे अलग अलग महीने इन्वॉल्व हो जा रहे हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता था कि हमको पेमेंट ऑफ जीएसटी कब करनी है, मई में, अप्रैल में, जून में, कब करें. सो टू आंसर दीज क्वेश्चंस it is very important that you know time of supply. So basically time of supply will tell you when to pay GST. So liability to pay GST is linked with time of supply of goods or services. This liability is to be discharged up to the due date of filing return. कब तक डिस्चार्ज करना है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक. तो जीएसटी में ना पेमेंट की कोई सेपरेट ड्यू डेट नहीं है. जो रिटर्न्स की ड्यू डेट है वही क्या है, आपके पेमेंट्स की ड्यू डेट. डिले इन पेमेंट, अगर आप जीएसटी डिलेड पेमेंट करते हो तो इट विल ब्रिंग इन अ पीनल एक्शन ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% विल बी एप्लीकेबल. समझो आपने 1000 रुपये का जीएसटी लायबिलिटी थी, जो समझो 2 महीने डिलेड पे कर दिया, तो आपको 18% का ब्याज लग जाएगा फॉर 2 मंथ्स. इज दिस क्लियर? चलिए, with this what we'll do is we'll start your relevant section का discussion. So 12.1 talks about it is related to time of supply of your goods. सबसे पहला जो है वो सबसेक्शन, टोटल में इसमें 6 सबसेक्शंस है, ठीक है. 12.1, 2, 3 एंड 13.1, 2, 3 आर डिफरेंट, इसलिए मैंने उनको अलग से लिखा है. उसके बाद 4, 5, 6 जो है वो सेम लाइंस पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको बीच में रख दिया, विच इज सिमिलर फॉर योर बोथ, दैट इज रिलेटेड टू योर गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए उसको सेंटर में पोर्ट्रे किया हुआ है. चलिए सर बात करते हैं इन दोनों के बारे में. सो आपका जो सेक्शन 12.1 है वो गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेगा. 12.2 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एफसीएम. तो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल बी either invoice or payment, date of invoice or payment whichever is earlier, date of invoice or payment whichever is earlier. But इसके वजह से बहुत issues हो गए, because in case of goods it was the very first time which introduced that you have to pay GST even in case of advances that you've received. इसकी वजह से बहुत issues arise हुए. तो फिर गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ा, विच वॉज नोटिफिकेशन 66/2017 CT, जो क्या बोलता था कि सप्लायर ऑफ गुड्स अदर देन कॉम्पोजिशन सप्लायर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांसेस. मतलब उनको एडवांस पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, उनको नॉर्मल टैक्स पेयर्स को क्या करना पड़ेगा, ओनली ऑन इनवॉइस उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई इज लिंक्ड ओनली विथ इनवॉइस.
देखो नॉर्मल लॉ जो है ना 12(2) वो क्या बोलता है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, बट बिकॉज ऑफ notification 66/2017 it has been shifted only to invoice in case of normal taxpayer. Composition के केस में एडवांस और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर विल स्टिल प्रिवेल। अब इसके बाद ये वाली जो नीचे वाला पॉइंट है इसका रेलेवेंस खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इसको डिस्कस यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। ये जो पॉइंट है जो नीचे मैंने लिखा है इसका रेलेवेंस बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन हैज बिकम रिडंडेंट। ये जब मैं सर्विसेज की बात करूंगा तो वहां पे कवर कर लूंगा। चलिए, तो नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस। चलिए एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स वाला बंदा है, डेट ऑफ डिलीवरी है समझो 2 अगस्त 2020, टाइम ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर है समझो लेट्स से 2 जुलाई को डेट ऑफ ऑर्डर आ गया था, ठीक है। डेट ऑफ इनवॉइस लेट्स से डिलीवरी के दिन ही बना दिया मैंने इनवॉइस, एंड डेट ऑफ पेमेंट है वो रखते हैं हम 15 अगस्त 2020। वैसे तो क्या होगा, इट विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट बिकॉज ऑफ योर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 you have to ignore it and it will only be date of invoice। समझ में आया? चलिए फिर आते हैं आरसीएम पे। आरसीएम के केस में इट विल बी इनवॉइस डेट प्लस 31 डेज, इनवॉइस प्लस 31 डेज। और देखो वहां पे क्या बोला गया है, आपका अगर लॉ पढ़ोगे ना तो उसमें बोला है डे फॉलोइंग दी 30th डे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है 31 डेज आपसे ऐड करवाए। इट इज डे फॉलोइंग दी 30th डे। सो एक्चुअल लॉ 30th डे की बात करेगा बट फॉलोइंग डे की बात करता है, इसलिए मैंने 31 डेज ऐड करवा रहा हूँ। इनवॉइस प्लस 31 डेज और पेमेंट और रिसीट बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसीट ऑफ गुड्स बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन तीनों में से जो भी पहले हो जाएगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। सो इनवॉइस प्लस 31 डेज और योर पेमेंट डेट और योर व्हाट और योर date of receipt of goods whichever is earlier. One thing that I have forgotten in your first part, that is invoice के केस में यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। देखो इनवॉइस का केस में ना हम जो आपके इनवॉइसिंग के सेक्शन है 31 वगैरह, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इनवॉइस इशू करने के लिए भी टाइमलाइन है। तो अगर आप गुड्स के सप्लायर हो तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर दी मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है। अगर मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी के पहले या डिलीवरी तक आपने इनवॉइस बना देना चाहिए। अगर आप नहीं बनाते तो लास्ट डेट जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड टू बी द डेट ऑफ इनवॉइस। समझो आप मूवमेंट होने वाला है, ठीक है, तो इन दैट केस मूवमेंट होने से पहले या मूवमेंट होने के दिन आपने क्या कर देना चाहिए था, इनवॉइस बना देना चाहिए। आपने अगर इनवॉइस बना दिया उससे पहले तो जो भी डेट का आपने इनवॉइस बनाया दैट विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर नहीं बनाया तो इन दैट केस द लास्ट डेट जिस दिन तक बना देना चाहिए था दैट इज द मूवमेंट कॉज होने से पहले तक आपने बना देना चाहिए था, तो इट विल बी ट्रीटेड दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? तो डेट ऑफ इनवॉइस आपको वैसे कंसिडर करना है। पेमेंट में भी क्या होता है, 2 केसेस हो सकते हैं, एक तो बुक्स में जो आपने एंट्री की वो अलग है एंड बैंक में जो क्रेडिट हुआ है उसकी एंट्री अलग है। तो इन दैट केस विच एवर इज अर्लियर, बुक्स में अगर आपने पहले किए तो वो डेट या बैंक में पहले हुई तो वो डेट आपको डेट ऑफ पेमेंट लेनी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए आरसीएम वाला भी हमने कर लिया। इनवॉइस जो हमने जिससे खरीदा उसने जो इनवॉइस दे दिया राइट, उससे 31 डेज काउंट हो गए, या फिर पेमेंट की डेट और रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन तीनों में से जो भी पहले हो जाएगा दैट विल बी दी, और ये अर्लियर इसीलिए लिखा गया, दैट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। ये है आपका 12(3). फिर आते हैं 12(4) के केस पे। 12(4) में अगर वाउचर्स वगैरह के केस में, वाउचर्स एंड कूपन्स के केस में, अगर आपको पता है कि ये वाउचर या कूपन से आप क्या खरीदने वाले हो, सप्लाई इज नोन
at the time of issuing the voucher. So in that case time of supply will be the date of issue of voucher. अगर पता नहीं है तो time of supply will be the redemption of that voucher. मतलब समझो मेरे पास एक वाउचर है और ये वाउचर के बदले में मैं जूते खरीद सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास वाउचर है ऑफ लेट्स से नाइकी, आई नो आई कैन परचेस शूज ओनली फ्रॉम इट, तो इन दैट केस द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब मेरे पास एक लाइफस्टाइल का वाउचर है, अब लाइफस्टाइल में तो जूते खरीद सकता हूँ, कपड़े खरीद सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, तो मुझे पता है कि इस वाउचर के बदले में सप्लाई क्या होने वाला है, नहीं। तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर, जिस दिन उसको रिडम्पशन कर लिया जाएगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। रेसिडरी केस में अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा है तो रिटर्न फाइलिंग डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा है तो जिस दिन पे उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया दैट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। आईपीएल दैट इज योर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस के केस में जिस दिन इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी रिसीव हो जाएगी दैट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी विल बी व्हेन इट इज रिसीव्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज बेसिकली योर टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स। अब आता हूं मैं सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में पहले बात करेंगे हम एफसीएम की। एफसीएम में अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर लिया गया है, इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इशू कर लिया गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अगर टाइम में नहीं इशू हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड अगर ये दोनों कैटेगरी में भी नहीं फॉल करता तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। जिस दिन पे उसने रिसीव किया उसकी एंट्री जिस दिन पे होगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये दोनों केसेस से समझ में नहीं आया तो अब कभी कभी क्या होता है, आप एडवांस में कुछ पेमेंट हो गया, समझो 1000 रुपए तक का पेमेंट एक्सेस पेमेंट हो गया, तो इन दैट केस इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर कि उसको टाइम ऑफ सप्लाई कब का रखना है, ठीक है। वो चाहे तो जिस दिन उसको पेमेंट हुआ है उस दिन का रखे या फिर नेक्स्ट इनवॉइस जिसके अगेंस्ट वो एडजस्ट करने वाला है, इवन दैट कैन बी केप्ट एज द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। इट इज ओनली इन केस ऑफ स्मॉल एडवांसेस अप टू ₹1000। समझ में नहीं आया सर? समझो आपका बिल का ये बार जो आपने बिल दिया उसकी वैल्यू थी समझो 12,145 रुपए, ठीक है। कितना था? 12,145 रुपए। तो आपका जो रेसिपिएंट था उसने क्या किया, उसके पास छुट्टा नहीं था तो उसने 12,500 रुपए आपको दे दिया, ठीक है। उसके पास छुट्टा नहीं था, उसने 12,500 दे दिया, तो अब उसने एक्सेस कितना दे दिया आपको? 355 रुपए एक्सेस दे दिया। अब क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर ये 355 रुपए उसने एक्सेस पे कर दिए, तो अब आपके पास छुट्टे नहीं तो आपने उसको क्या बोला कि देख भाई रेसिपिएंट, ठीक है, आज मेरे पास छुट्टे नहीं है, अगले बार जब भी तू सामान लेने आएगा या जब भी तू मेरे से सर्विस लेने आएगा तो उसके अगेंस्ट मैं ये 355 रुपए एडजस्ट कर लूंगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होगा, ये 355 रुपए जो मिले हैं एक्सेस में, इसका जीएसटी कब अराइज होगा? तो इसका जीएसटी या तो जिस दिन पे एडवांस मिला है उस दिन पे ले लो, ठीक है, या फिर जब इसका इनवॉइस इशू होगा तो उसके रेलेवेंस में आप टाइम ऑफ सप्लाई देख लेना। सो दीज आर दी two ways in which you can identify the time of supply in case of small advances. But अगर 1000 से ज्यादा होगा तो in that case it will fall under your normal category invoice or payment whichever is earlier. अब यहाँ पे इसका relevance इसलिए नहीं है because payment advance के केस में कभी भी time of supply आएगा ही नहीं in case of goods because it is related to your invoice only as per your notification number 66/2017, इसलिए उसका रेलेवेंस खत्म हो गया यहाँ पे। बिकॉज इवन इफ एडवांस इज देयर, एडवांस ज्यादा एक्सेस पे भी कर दिया तो उसके बेसिस पे कभी टाइम ऑफ सप्लाई आना ही नहीं है, इट विल ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ योर इनवॉइस। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़िया, समझ में आया तो आगे की बात करते हैं। आगे की बात ऐसी है कि आरसीएम के केस में, सर्विस आरसीएम के केस में इनवॉइस प्लस 61 डेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 3 चीजें देखनी थी, रिसीट, इनवॉइस एंड पेमेंट। यहाँ पे 2 ही चीजें, पेमेंट एंड इनवॉइस। यहाँ पे इनवॉइस प्लस 31 डेज था, यहाँ पे इनवॉइस प्लस
61 days. That is the difference between both. फिर अगर आप इंपोर्ट करते हो सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो इन दैट केस इट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, यार का मतलब इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. फिर 4th 5th 6th जो मैंने लिखे हैं, इट इज सेम लाइक योर गुड्स. अगर वाउचर्स होंगे तो वाउचर्स के केस में अगर पता है उसके अगेंस्ट क्या सप्लाई होने वाली है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर. अगर नहीं पता है तो इन दैट केस ऑफ डेट ऑफ रिडम्पशन. अगर रजिस्टर्ड बंदा है रेसिडरी केस में तो रिटर्न फाइलिंग का डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. अगर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स पेमेंट का डेट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई. इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी के केस में जिस दिन पे आपको वो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी मिल जाएगी दैट विल बी दी टाइम ऑफ सप्लाई. So this is basically your time of supply related revision part which we have completed today. Thank you friends. Thank you for patient hearing.